हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 12 नए साम्राज्य एवं राज्य को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। तो इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नए साम्राज्य एवं राज्य। तो ये चैप्टर शुरू होते के साथ एक चित्र है, इसमें नालंदा गए छात्र एवं शिक्षकों के समूह का जो है चित्र दिया हुआ। तो हम लोग ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मौर्यों ने सबसे पहले पूरे भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। और इसी तरह गुप्त शासकों ने क्या किया था कि 3rd सेंचुरी में मतलब तीसरी शताब्दी में उत्तरी भारत में एक नए राज्य की नींव डाली, जो आगे चलकर एक बड़े साम्राज्य में जो है परिवर्तित हो गया। और इस साम्राज्य का भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में जो है महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है और इनके पूर्वज जो थे श्रीगुप्त और घटोत्कच संभवतः सामंत अधीनस्थ शासक ही थे। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके अपने को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बनाया। तो ये कई बार पूछा जाता है कि जो है गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी, तो ये तीसरी शताब्दी यानी 3rd सेंचुरी एडी में हुई थी। और मौर्य का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 4th सेंचुरी क्या था, बीसी था। और चंद्रगुप्त के जो देखा इस गुप्त वंश के स्थापक कौन थे, जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त और उसके बाद घटोत्कच आए और उसके बाद जो थे चंद्रगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम, वो कैसे इसके महान राजा थे। चंद्रगुप्त ने क्या किया था, लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके अपने को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बनाया था। चंद्रगुप्त के बाद जो राजा बने वो कौन थे, समुद्रगुप्त थे और उसके उनका टाइम पीरियड क्या था, 335 से 375 ईस्वी पूर्व। तो समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था और इसके बारे में जो था राजकवि हरिसेन द्वारा लिखित एक प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। तो राजकवि कौन थे इसके, हरिसेन। और इसे क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, राजकवि हरिसेन ने। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के बारे में जो है एरन अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में है और विभिन्न प्रकार के सिक्कों जो है आदि उनसे भी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे है कि बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त का एक सिक्के में जो है चित्र बना हुआ है। यहाँ पे गुप्त वंशावली का जो है वो समय कालक्रम दिया हुआ है। क्या है कि श्री गुप्त का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 240 से 280 ईस्वी। और घटोत्कच का 280 से 319 ईस्वी। चंद्रगुप्त मौर्य का 319 से 335 ईस्वी। समुद्रगुप्त का 335 से 375 ईस्वी। रामगुप्त 375 से 375 ईस्वी। और चंद्रगुप्त 375 से 415 ईस्वी। कुमारगुप्त जो था 415 से 455 ईस्वी। और समुद्रगुप्त जो थे स्कंदगुप्त 455 से 467 यानी कि 400 और कितना 67 ईस्वी। तो प्रयाग परिस्थिति जो इतना खास था उसमें उसके अनुसार क्या था कि समुद्रगुप्त ने जो है आर्यवर्त के शासकों को पराजित कर सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया और इस क्षेत्र के 9 शासकों को जो है इसने पराजित किया। तो इसमें क्या था इंपॉर्टेंट कि आर्यवर्त के जो शासक थे उसको पराजित कर उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और आर्यवर्त के 9 शासक को उसने पराजित किया था। वहीं दक्षिण के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित कर समर्पण के लिए जो है मजबूर किया। हालांकि इन राज्यों को पुनः स्वतंत्र कर दिया गया है। ये समुद्रगुप्त क्या है कि समुद्रगुप्त के करंट राज थे और करद राज थे, सॉरी समुद्रगुप्त के करद राज थे। करद राज मतलब कि इनके द्वारा कर के रूप में निश्चित उपहार प्रदान किया जाता था। तो के कौन कौन थे, दक्षिण के 12 शासक। वन क्षेत्र के राजा जो आठवीं प्रदेश के राजा के रूप में जाने जाते थे, इनके क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक था। और इन राजाओं जो संभवतः अपने कबीले के सरदार थे उसको भी समुद्रगुप्त ने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इन्हें सेवक या परिचारक का दर्जा प्रदान किया गया और इनके साथ समुद्रगुप्त ने अपेक्षाकृत जो है नरम व्यवहार किया। भारत के सीमावर्ती राज्यों ने भी जो है उपहार एवं राजनिष्ठा का प्रमाण देकर समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण किया। और इन राज्यों में जो था पूर्व की ओर कामरूप असम और बंगाल के कुछ भाग और नेपाल, उत्तर पश्चिम की ओर मालवा, अर्जुनायन, योधे, आम्भीर आदि जो है कई जनसंघ शामिल थे। और यह शासक जो था उपहार प्रदान करते थे और राजा की आज्ञाओं का पालन करते थे एवं दरबार में भी जो है उपस्थित होते थे। बाहरी शासक
बाहरी क्षेत्रों के जो शासक जो शायद शकों एवं कुषाणों के वंशज एवं सिंहल देश के शासक थे, इन सबों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इनकी विदेश नीति पर जो है समुद्रगुप्त का प्रभाव था। तो इस तरह हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने जो है उपरोक्त विजित प्रदेशों के लिए जो है अलग-अलग नीतियां बनाई थी। जहां इसने आर्यवर्त जिसे क्या है उत्तर भारत के राज्यों को सीधा अपने नियंत्रण में लिया, वहीं दूर के राज्यों एवं आण्विक प्रदेशों के साथ नरम व्यवहार किया, जो उसकी बुद्धिमत्ता का सूचक है। क्योंकि उस समय जो था उस समय संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना जो है आसान नहीं था। तो यहाँ पे देखिए एक चित्र है और ये क्या है गुप्त साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, उसका एक चित्र दिया हुआ है। अब है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। उनका टाइम पीरियड क्या था, 375 से 415 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त के बाद क्या है कि रामगुप्त को हटाकर इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बने। उसके चंद्रगुप्त के पहले क्या था, ये नियम था कि जो बड़ा पुत्र होता था वही राजा बनता था, लेकिन रामगुप्त जो था अयोग्य था, तो इसको हटाकर चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो शासक बना। और इसने क्या था कि शक आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा भी की। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गद्दी पर इस तरह अधिकार जमाया गया कि शकों के द्वारा जब साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न किया गया, तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने का निश्चय किया, क्योंकि शकाधिपति जो था ध्रुव देवी के सुंदरता पर आसक्त थे। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की कायरता पर काफी क्षुब्ध हुआ और उसने ध्रुव देवी का वेश धारण कर शक शिविर गया और शकाधिपति की हत्या कर दी। और इसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की भी हत्या कर दी और गद्दी पर कब्जा करके ध्रुव देवी से जो है विवाह कर लिया। दिल्ली के जो है मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम के जिस शासक का उल्लेख मिलता है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझा जाता है। और इस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है एक वीर राजा के रूप में याद किया गया, जिसने पूर्व में क्या है बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने पश्चिमी भारत में समुद्रगुप्त के बाद पुनः अभियान चलाकर गणराज्यों के अस्तित्व को जो है समाप्त कर डाला। तो यहाँ पे एक चित्र है, तो ये मेहरौली के लौह स्तंभ का चित्र है। ये जो दिख रहा है ब्लैक ब्लैक ये जो है लौह स्तंभ है। चंद्रगुप्त, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस लौह स्तंभ का जो है खास बात क्या है ना, ये किस लिए इतना फेमस है। कोई एक पॉइंट हमको कमेंट करके बताइएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय क्या था कि शक्ति और समृद्धि का सूचक था। इससे पहले अभियान में पश्चिमी भारत, जिसमें मालवा, गुजरात एवं सौराष्ट्र था, उस पर विजय प्राप्त किया और इसके विजय के फलस्वरूप खंभात एवं सोपारा के बंदरगाह जो है वो चंद्रगुप्त के नियंत्रण में आ गए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो अपनी पुत्री की शादी कहाँ की थी, दक्षिण भारत के वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से की थी, और जिसके कारण राजनीतिक एवं सामरिक रूप से यह बहुत प्रभावशाली हो गया। पश्चिमी शक क्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय को इसने 395 ईस्वी में पराजित किया। तो पश्चिम में जो शक क्षत्रप थे रुद्र सिंह तृतीय, उसको इसने क्या है 395 ईस्वी में पराजित किया तथा बंग या बंगाल को भी जीता। और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार था पश्चिम से पूर्वी समुद्रों जिसे अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक किया। और इसकी जो है एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी राजधानी को पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन को जो है दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित की। तो चंद्रगुप्त की जो है क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है कि उनकी राजधानी जो क्या थी पाटलिपुत्र थी, उसके अतिरिक्त उसने जो है उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में है उसको दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो टाइटल था वो क्या था, द्वितीय का विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है साहित्य, कला, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। और चीनी यात्री फाहियान इसी के समय जो है भारत आया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए एवं बड़ी मात्रा में जो है सोने के सिक्के भी जो है जारी किए। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में ये चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है साम्राज्य विस्तार का मानचित्र है। तो उसने क्या कहते हैं इधर से यहाँ का जितना भी क्षेत्र था इसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने विस्तार किया था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हम लोग पढ़ेंगे कुमारगुप्त के बारे में। तो कुमारगुप्त क्या था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इनका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना और इसके शासनकाल में शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। तो हम लोग नालंदा का चित्र जो है चैप्टर शुरू होने के टाइम ही देखे थे। तो नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी। और कुमारगुप्त का टाइम पीरियड क्या था, 415 से 455 ईस्वी को। कुमारगुप्त का जो शासनकाल था अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन अंतिम समय में इसे पुष्यमित्र के जो है आक्रमण का सामना करना पड़ा।
स्कंदगुप्त का उसके बाद जो राजा बने वो कौन थे? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड क्या था? 455 से 467। तो कुमारगुप्त के बाद जो स्कंदगुप्त शासक बना और ये पुष्यमित्रों को पराजित कर लौटा तो पिता की मृत्यु का समाचार मिला। और उसी समय क्या है, उत्तर पश्चिम प्रांत से हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। इसने हुनों को भी जो है पराजित किया और शक्रादित्य की उपाधि धारण की। तो इसने जो है कि इसकी जो किसने उपाधि क्या थी? शक्रादित्य की उपाधि धारण की। और स्कंदगुप्त के बाद जो है गुप्त शासक हुनों के आक्रमण की सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सके और धीरे धीरे जो है साम्राज्य कमजोर होने लगा। हुनों के लगातार आक्रमण के कारण गुप्त शासक अपने विस्तृत साम्राज्य को संगठित नहीं रह सके और अंततः जो है इसका पतन हो गया। तो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ, तो पुष्यमित्र कौन थे, कहाँ के थे? तो इसके बारे में जो है स्पष्ट जानकारी का अभी तक अभाव है, लेकिन यह माना जाता है कि शायद नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ कोई एक समुदाय था। और हून कौन थे? तो हून का साम्राज्य है पर्सिया से खेतान तक फैला हुआ था और इसकी राजधानी जो है अफगानिस्तान में बामियान में थी। और प्रथम हून शासक जिसने भारत की ओर रुख किया था तो उनका नाम क्या था? तोरमान। और वो चीनी यात्री कहते हैं कि इसका पुत्र मिहिरपुल जो था बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का भाव रखता था और इसने क्या था कि कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी और अनेक बौद्ध विहार को नष्ट किया था। और ये संभवतः जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। जो हून लोग थे वो संभवतः शैव धर्म के अनुयायी थे। तो गुप्तों का प्रशासन कैसा था? गुप्तों ने एक प्रभावशाली शासन तंत्र की स्थापना की और इन्होंने जो है आर्थिक संपन्नता एवं सैनिक ताकत के बल पर जो है समूचे उत्तर भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। शासन का प्रधान जो है राजा था, जो प्रजा को सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करने के साथ साथ धर्म को भी संरक्षण देता था। उसकी सहायता के लिए मंत्री और अमात्य जो थे वो अधिकारी होते थे और राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत जो था वो लगान ही था। और राज्य की समस्त भूमि राजा की संपत्ति मानी जाती थी, अतः उपज का 1/3 1/3 पार्ट जो था उस पर उसका अधिकार था और यही लगान की राशि थी। राजा द्वारा अधिकारियों को भूमि प्रदान की जाती थी और इसके अलावा समुद्रगुप्त ने कई पराजित राजाओं को उनके क्षेत्र लौटाकर उन्हें कर देने पर बाध्य किया था। कर देने वाले ये शासक और भूस्वामी जो थे अधिकारी सामंत कहलाते थे। तो कर देने वाले जो शासक और भूस्वामी अधिकारी होते थे उसको क्या कहा जाता था? सामंत कहलाता था। और मौर्य शासकों के जो है केंद्रीयकृत प्रशासन के विपरीत गुप्तों का शासन जो था वो सामंती और विकेंद्रीकृत स्वरूप रखता था और आगे चलकर ये साम्राज्य के पतन का कारण भी बना। तो साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता था? देश कहा जाता था और दूसरी प्रादेशिक इकाई को भुक्ति कहा जाता था। तो सबसे बड़ा देश और उसके बाद भुक्ति। और क्या कहते हैं उस समय मगध का जो उल्लेख भुक्ति के रूप में मिलता है, तो मगध का उल्लेख जो है भुक्ति के रूप में मिलता है और भुक्ति के पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? उपरिक कहलाता था। और दूसरी नीचे की इकाई विषय संभवतः जिले के रूप में थी। तो पहला देश भुक्ति, उसके बाद जिले के रूप में थी और जिस जिला के पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? है ना, विषयपति कहा जाता था। यानी कि जिले को विषय भी कहा जाता था, तो इसीलिए उसके पदाधिकारी को विषयपति भी कहा जाता था। और उसके बाद जो चौथे या फिर सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम होती थी। तो कुमारमत जो होता था, कुमार अमात्य, वो प्रदेश का गवर्नर होता था और महासंधि विग्रहक जो होता था वो युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था, जिसे आजकल जैसे हम लोग होम मिनिस्टर कह सकते हैं। वही महादंड नायक जो होता था वो मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस होते थे। स्थानीय प्रशासन में जो था कि नगर श्रेष्ठी, है ना, नगर श्रेष्ठी कौन होते थे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शहर का बैंकर या शहर का व्यापारी जो होता था, है ना। और सार्थवाह जो होता था कि सार्थवाह किसको कहा जाता है? व्यापारियों के काफिले के नेता, है ना। और कुलिक जो होता था, कुलिक का अर्थ होता है मुख्य शिल्पकार। और कायस्थ जो होता था इसका मतलब जो है कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग जो है महत्वपूर्ण भूमिका में होते थे। तो क्या क्या अभी बताया कि श्रेष्ठी जो होते थे वो शहर का बैंकर या शहर का व्यापारी होता था, पहला। दूसरा क्या था? सार्थवा कौन होते थे? जो व्यापारी के काफिलों का नेता होते थे, है ना। और कुलिक जो होते थे वो मुख्य शिल्पकार होता था। और कायस्थ जो होते थे वो लिपिकों के प्रधान होते थे। और जो ग्राम का प्रधान होता था वो क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। और ग्रामिक का होता था चुनाव ग्राम समिति के लोग करते थे। वही क्या था कि नगरपति जो था वो शहर के प्रशासन का प्रधान होता था। तो गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में 4 राज्य थे वो काफी शक्तिशाली स्थिति में थे। पहला क्या था? मगध के गुप्त, और इनका गुप्त वंश से कोई संबंध नहीं था। तो मगध में जो गुप्त थे इनका क्या था कि गुप्त वंश से कोई संबंध नहीं था। वहीं कन्नौज के मौखरी और थानेश्वर के पुष्यभूति, पूर्व में उल्लेखित पुष्यभूति जिसे है उनका कोई संबंध नहीं है।
तो पहले जो शुरू में हम लोग पुष्यभूति के बारे में पढ़े हैं, उसके इनका कोई नहीं है। तानेसर के पुष्यभूति अलग लोग थे। वही वल्लभी के मैत्रक लोग, ये जो थे राजवंश, है ना। तो ये क्या था कि ये चारों वंश काफी शक्तिशाली थे। और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो है गुप्त पुष्यभूति वंश जो है सबसे शक्तिशाली अवस्था में रहा। और इनकी राजधानी जो है थानेश्वर में थी। और इनका पहला महत्वपूर्ण शासक जो था वो प्रभाकर वर्धन थे। यानी कि जो गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो गया तो कौन आए? पुष्यभूति वंश आए। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कौन आए? पुष्यभूति वंश आए। और पुष्यभूति वंश का जो है कि संस्थापक कौन थे? सॉरी, संस्थापक नहीं, महत्वपूर्ण शासक जो थे वो प्रभाकर वर्धन था। और हर्षवर्धन का जो है राज्य ग्रहण 606 ईस्वी में 606 ईस्वी में संकटपूर्ण परिस्थिति में हुआ। और जब बंगाल के शासक शशांक ने पुष्यभूति वंश को कमजोर कर दिया था, परंतु क्या था कि हर्ष जो थे अपनी प्रतिभा से इस वंश को जो है मजबूत और स्थिर बनाया। तो जो हर्षवर्धन जिनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, है ना, तो वो उसका क्या था? वो पुष्यभूति वंश का ही एक राजा था। और उसमें था एक महत्वपूर्ण शासक जो था प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन जो था हर्षवर्धन, मतलब उसका बड़ा भाई था। और उसकी मृत्यु के बाद था कि हर्षवर्धन जो है उसका राज्य रहन 606 ईस्वी में हुआ। और क्या था कि जब बंगाल का शासक क्या कहता है, शशांक ने पुष्यभूति वंश को कमजोर कर दिया। तो बंगाल में एक राजवंश था शशांक, है ना, उसने पुष्यभूति वंश पर आक्रमण करके उसको कमजोर कर दिया। परंतु जब हर्ष राजा बना तो अपनी प्रतिभा से इस वंश को मजबूत और स्थिर बनाया। और अपना सफल सैनिक अभियानों द्वारा पंजाब और बंगाल तक जो अपना साम्राज्य को विस्तारित किया। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार तो है कि कामरूप, मतलब जो कामरूप क्या था, असम का पुराना नाम था। और कश्मीर के शासक भी जो है हर्ष की अधीनता स्वीकार करते हैं। और हर्ष ने क्या था, नर्मदा के दक्षिण में भी जो है साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। तो नर्मदा के दक्षिण में भी वो विस्तार करना चाहा, लेकिन चालुक्य वंश के एक राजा थे, उनका नाम क्या था, पुलकेशिन द्वितीय, है ना। तो उसने उसको हर्ष को जो है पराजित कर दिया। तो जब उसने एक बहुत कोट जो है वो बहुत फेमस है, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि हर्षा इज नो मोर हर्षा, इसके बारे में बोला जाता है कि जब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षा को हरा दिया तो उसमें एक इंग्लिश में एक कोट लिखा जाता है बुक्स में कि हर्षा इज नो मोर हर्षा। हर्ष मतलब ये होता है कि खुशी होता है। और जब वो हार गया तो क्या रह गया कि हर्ष नहीं रहेगा, मतलब वो खुश नहीं हुआ, है ना। तो इसी में बोला जाता है कि हर्षा इज नो मोर हर्षा। तो क्या है कि हर्ष के संदर्भ में हमें उसके राज्य कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित और मधुबन, बांसखेड़ा और संजान ताम्रपत्र लेख और भीमसेन के यात्रा वृत्तांत आदि से जानकारी मिलती है। तो हर्ष के जो संदर्भ में कहते हैं, हर्ष के जो राजकवि थे वो कौन थे? बाणभट्ट थे। और हर्ष ने खुद भी मतलब बहुत सारी बुक लिखी थी। और उसके जो राजकवि थे बाणभट्ट ने बुक लिखी थी, जो है कृति लिखी थी हर्षचरित, उसमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। और मधुबन के बांसखेड़ा और संजान में जो है ताम्रपत्र लेख मिलता है। और भीमसेन के यात्रा वृत्तांत से जो है हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। हर्ष का झुकाव जो था वो बौद्ध धर्म की ओर था, लेकिन वो जो था अन्य धर्मावलंबियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। इसने कई स्तूप, बौद्ध विहार एवं कुछ अस्पतालों का जो है निर्माण भी करवाया। और इसने क्या था कि कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था। तो क्या था कि कन्नौज में जो था 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया। तो हर्षवर्धन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 643 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कन्नौज में हुआ था। किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने करवाया था। इसमें लगभग क्या था कि 12,000 राजाओं सहित क्या है हजारों तीर्थ यात्री एवं विद्वान शामिल हुए थे। और भीमसेन की इस सभा का मुख्य अतिथि था। और भीमसेन जो था इस सभा का मुख्य अतिथि था। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पे हम लोग भीमसेन के बारे में पढ़ेंगे कि भीमसेन कौन थे। तो भीमसेन जो था एक चीनी यात्री था और जिसने हर्ष के साम्राज्य का भ्रमण किया था। इसने हर्ष के प्रशासन एवं आम लोगों के जीवन का विस्तृत वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। और हर्ष को भीमसेन ने जो है बौद्ध धर्म का महान उपासक बताया। लेकिन क्या था कि वो शिव और सूर्य का भी उपासक था। तो इस स्थिति में जो है हर्ष के साम्राज्य के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ ये जो चित्र यहाँ से यहाँ तक का भारत दिखाई पड़ता है, तो ये हर्ष का साम्राज्य था उस टाइम पे। अब पल्लव एवं चालुक्य जो है वंश, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पल्लव एवं चालुक्य का जो टाइम पीरियड है वो क्या था? 555 से 750 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड था वो पल्लव एवं चालुक्य का था। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 200 वर्षों तक उत्तर भारत में हर्ष को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं हुआ। और इस काल में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र जो था दक्षिण भारत के 2 प्रमुख राजवंश, वातापी के चालुक्य और कांची के पल्लव हुए। तो चालुक्य कहाँ पे थे?
वो दक्षिण भारत के बातापी में चालुक थे, और वहीं पल्लव कहाँ पे थे, वो कांची में थे। तो सबसे पहले हम लोग बातापी के चालुक्य के बारे में पढ़ते हैं। तो इस वंश का जो प्रथम प्रतापी राजा था वो पुलकेशिन प्रथम था, और पुलकेशिन द्वितीय जो है इस वंश का सबसे महान राजा था। 611 ईस्वी में क्या था, ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने गद्दी पर बैठने के साथ ही आंतरिक समस्याओं का सामना किया, और इन समस्याओं से निपटने के बाद ही इसने दक्षिण के राज्यों जो है कदम, गंग, कोंकण के मौर्य को जो है अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। तो जब वो राजा बना तो क्या, पहले बहुत आंतरिक समस्याओं का सामना किया, और समस्याओं के जिससे जब निपट लिया तो उसने क्या किया, दक्षिण के राज्यों में जो थे कदम वंश थे, गंग और कोंकण के जो मौर्य थे, सबको जो है अपने में मिला लिया। और इसके बाद इसने क्या किया था कि पूरी, मालवा और गुजरात के राजा को भी जो है पराजित कर अपने अधीन कर लिया। और इसके बाद उसने क्या, पूरी कहाँ है, उड़ीसा में है, मालवा मध्य प्रदेश में है, और गुजरात के राजा को भी जो है इसने पराजित कर अपने अधीन कर लिया। और पुलकेशिन को जो है सबसे बड़ी, ये फेमस इसलिए पुलकेशिन द्वितीय की सबसे बड़ी विजय जो है हर्ष के विरुद्ध थी, है ना। और क्योंकि हर्ष भी एक बहुत महान राजा था, और जब इसने हर्ष को हराया तो इसकी सबसे बड़ी विजय थी, जो दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। तो हर्ष जो है दक्षिण की ओर जो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, और हर्ष पर विजय के बाद जो है उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की। लेकिन क्या कि पुलकेशिन द्वितीय जो है वो जीत गया, हर्ष को हरा दिया, और उसके बाद उसने उत्तरापद स्वामी जो है इसका जो टाइटल जो है उसने ग्रहण किया या फिर धारण किया। पुलकेशिन द्वितीय जो है अब कांचीपुरम या कांची के पल्लवों को भी जीतना चाहता था। तो एक और जो राजवंश थे वो कौन थे, पल्लव थे, जो कांची में थे, वो लोग भी बहुत स्ट्रांग थे। तो जब ये इधर भी जीत लिया, इधर भी जीत लिया, तो बहुत स्ट्रांग हो गया। तो अब वो क्या कहता, कांची के जो पल्लव थे उसको भी जीतना चाहता था। और इस समय जो था पल्लव शासक जो है नरसिंह वर्मन था। तो पल्लव शासक कौन थे उस समय, नरसिंह वर्मन थे, और जिसने क्या है पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि हर्षवर्धन जो था वो भी एक महाराजा था, उसको किसने हराया, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। और पुलकेशिन द्वितीय द्वितीय को किसने हराया, नरसिंह वर्मन जो था, जो कांची में थे, कांचीपुरम के कांची के राजा थे, है ना। तो बॉस का भी बॉस कौन निकला, नरसिंह वर्मन। तो नरसिंह वर्मन ने जो है बातापी जो है, और बातापी कहाँ है, बादामी, आंध्र प्रदेश को भी जीत लिया। वहीं पुलकेशिन द्वितीय जो है युद्ध करते हुए मारा गया। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि परमेश्वर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें क्या है, अभिलेखों एवं साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। और जो है पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था, रवि कृति थे, और उसने क्या है कि ये होल अभिलेख की रचना से क्या हर्ष पर विजय के संदर्भ में जानकारी मिलती है। अब पल्लव के बारे में पढ़ेंगे भाई कि कांची के पल्लव कौन से थे ये लोग। तो दक्षिण भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में पल्लवों का जो है विशेष स्थान है। इसने 6ठी सदी में जो है अपनी राजधानी कांचीपुरम में स्थापित की, और इनका प्रभुत्व जो है तमिल क्षेत्र के उत्तरी भागों में 9वीं सदी तक कायम रहा। अपने साम्राज्य के उत्तर में अवस्थित चालुक्य एवं दक्षिण में चोलों एवं पांडवों के साथ जो है इनका सदैव संघर्ष होता रहता था। तो ये पल्लवों का जो है क्या रहता था कि उसके अपने साम्राज्य के उत्तर में जो चालुक्य थे, और दक्षिण में जो थे चोल एवं पांड्य के साथ जो है इनका हमेशा संघर्ष होता रहता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में कि ये जो नीचे है ये पांड्यों का था, यहाँ पे पल्लव थे, यहाँ राष्ट्रकूट थे, और पश्चिम के चालुक्य भी थे, है ना। और ये यहाँ पे जो था पूर्वी चालुक्य थे। तो इनके साथ क्या था, इन जो है ये इनका इनके इनके और इनके तीनों के साथ जो है हमेशा संघर्ष होते रहते। पल्लवों के जो प्रथम महत्वपूर्ण शासक थे जो कौन थे, महेंद्र वर्मन प्रथम, और इसका टाइम पीरियड क्या था, 600 से 630 ईस्वी पूर्व। और चालुक्य शासक जो थे पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया था, और पुलकेशिन द्वितीय जो है एक बार इसको पराजित किया था, किसको, महेंद्र वर्मन प्रथम को। और जो है महेंद्र वर्मन प्रथम को जब पराजित किया तो इसका बेटा था पुत्र नरसिंह वर्मन, तो बाप का बदला इसने लिया, और इसने क्या कि पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया, और इसने क्या है अपने पिता के पराजय का बदला लिया। और पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर इसने क्या है, जब इसने इसको पराजित कर दिया नरसिंह वर्मन ने, तो इसने कौन सा टाइटल लिया, मतलब उपाधि धारण की, बातापी कौन, मतलब बातापी को क्या कर दिया, हरा दिया। तो बातापी कौन की उपाधि धारण की। तो यहाँ पे एक रथ मंदिर का आप लोग चित्र देख सकते हैं, और ये किसने बनाया था, नरसिंह वर्मन ने ही बनाया था। अब पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि क्या थी कि पल्लवों को जो है द्राविड़ शैली के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। कौन सी शैली के रूप में जाना जाता है, संस्थापक के रूप में, द्रविड़ शैली। तो आप लोग जानते हैं कि जो है मंदिर निर्माण का जो है दो बहुत ही प्रमुख शैली है, जिसमें द्रविड़ है और दूसरा नागर है। एक और शैली है बेसर, लेकिन नागर और द्रविड़ जो है बहुत प्रमुख है। तो वही क्या है कि पल्लव कालीन जो है वास्तुकला के उदाहरण जो है
इनकी राजधानी जो है कांचीपुरम एवं महाबलीपुरम में पाया जाता है। तो कांचीपुरम और महाबलीपुरम का ये जो पार्ट था वो कौन सा पार्ट था, जो आजकल उड़ीसा का और उसके नीचे का जो पार्ट है वो आता है। तो पल्लव कालीन वास्तुकला जो है इनकी राजधानी कांचीपुरम एवं महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। और पल्लवों ने जो है वास्तुकला को है काष्ठ और कंदरा कला से मुक्त किया। तो वास्तुकला को क्या कहता है कि काष्ठ और कंदरा कला से मुक्त। काष्ठ मतलब काठ पे जो वास्तुकला किया जाता था, और गुफाओं में जो किया जाता था, गुफाओं के अंदर जो कलाकृति किया जाता था उससे मुक्त किया। और उसने मतलब इनके समय क्या था, मंदिर निर्माण की 4 शैलियों का विकास हुआ। किस 4 शैलियों का विकास? इसमें जो है रथ शैली के मंदिर जो है महाबलीपुरम में बने। 4 शैलियों का विकास हुआ, तो से एक था रथ शैली, और रथ शैली के मंदिर जो है महाबलीपुरम में बने, जो देखने में रथ की तरह लगते हैं। और अन्य शैलियों में जो है तटीय मंदिर और कांची के कैलाशनाथ मंदिर जो है महत्वपूर्ण है, जो स्थापत्य कला के असाधारण नमूने हैं। तो दूसरे जो है और शैलियों में क्या है कि तटीय मंदिर और कांची के कैलाशनाथ मंदिर जो है ये क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है और स्थापत्य कला के असाधारण नमूने हैं। तो कैलाश मंदिर को देख सकते हैं यहाँ पे इस चित्र में। काष्ठ कला क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि काष्ठ कला जो था कि मंदिर निर्माण या वास्तुकला के विभिन्न रूपों में लकड़ी के प्रयोग की जो है प्रधानता रहती है। और इस कला में मंदिरों के दीवार, बीम एवं छत के निर्माण में लकड़ी को है अलंकृत कर इस्तेमाल किया जाता है। द्रविड़ शैली क्या है? द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। और इसमें जो है मंदिर का आधार आयताकार तथा शिखर जो है गर्भगृह के ऊपर अनेक खंडों में बना होता है। ऊपर का प्रत्येक खंड जो है क्रमशः अपने नीचे के खंड से छोटा होता है। और शीर्ष भाग में गुंबद के आकार के कई स्तूपिकाएं होती है। और आगे चलकर मंदिर के साथ साथ स्तंभ युक्त मंडप, गलियारा तथा गोपुरम जो है प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो काष्ठ कला के बारे में भी बताया गया है और द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली का निर्माण जो है दक्षिण भारत, और नागर शैली का क्या होता है उत्तर भारत। तो क्या है कृष्णा नदी के दक्षिण में पाया जाता है। और इसमें खास बात क्या होता है कि शीर्ष भाग में जो है गुंबद के आकार की कई स्तूपिकाएं होती है। और आगे चलकर मंदिर के साथ स्तंभ युक्त मंडप, गलियारा, गोपुरम जो है ये सब भी बनाए जाने लगे। तो पल्लव ने क्या किया था कि संस्कृत एवं तमिल भाषा को भी संरक्षण प्रदान किया। और महेंद्र वर्मन जो था वो स्वयं क्या था, एक महान विद्वान था। और पल्लवों के समय वैष्णव संत जो था भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले वैष्णव संत एवं शैव संत जो शिव भक्त को भी सम्मान प्रदान किया गया। आगे चलकर दक्षिण भारत में चोलों ने पल्लवों और दक्षिणापथ में चालुक्यों का स्थान जो है राष्ट्रकूट ने ले लिया। तो दक्षिण भारत के राज्यों में जो स्थानीय स्वशासन होते थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उस समय के जो ऐतिहासिक स्रोतों से हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और ग्रामीण स्तर पर क्या होता है, 3 तरह के संगठन थे। क्या क्या थे? पहला तो था उर, सभा और नगरम। ये कहाँ का है? दक्षिण भारत के बारे में, दक्षिण भारत के स्थानीय शासन के बारे में। ये ग्रामीण स्तर पर 3 तरह के संगठन थे। पहला क्या था, 1 नंबर पे उर, फिर सभा और नगरम। जो उर के सदस्य थे वो सामान्यतः क्या थे कि प्रभावशाली व्यक्ति होते थे, और इसे ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन भी कहा जाता था। तो उर जो था क्या था, सामान्यतः प्रभावशाली व्यक्ति होते थे, और इसे ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन भी कहा जाता था। और सभा जो था कई उप समितियों में विभक्त थी। तो सभा था उप समितियों में विभक्त थी, और जिनका कार्य था सिंचाई का साधन विकसित करना। पहला काम था सिंचाई का साधन विकसित करना, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न कामों को देखना, सड़क निर्माण करना, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करना, शिक्षण संस्थानों में बाजार की व्यवस्था करना। ये सब क्या था, सभा का मुख्य कार्य था। वहीं नगरम जो था वो व्यापारियों का संगठन था, और इस पर क्या था, शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। और ये संस्थाएं आगे की शताब्दियों में जो है और भी शक्तिशाली हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे नालंदा महाविहार के बारे में। तो ऑलरेडी क्या है पुराने चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में जो है शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने ज्ञान के द्वारा समाज को सही रास्ता दिखाते थे। धीरे धीरे यह ज्ञान जो है ब्राह्मणों एवं मंदिरों के प्रांगण तक सीमित हो गया। ज्ञान पर धर्म एवं कर्म पर अंधविश्वासों का प्रभाव जो है बढ़ गया। और ऐसी परिस्थिति में नालंदा, विक्रमशिला एवं उदंतपुरी जो बिहार शरीफ में जो था शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। तो क्या था कि नालंदा एक था, दूसरा कौन था, विक्रमशिला, और उदंतपुरी बिहार शरीफ में था। 3 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। इसमें क्या है कि नालंदा महाविहार का जो है इस विशेष स्थान था। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह नालंदा विश्वविद्यालय का एक चित्र है। तो नालंदा जो है दक्षिण बिहार के जो है राजगृह के निकट स्थित है, और इसके अवशेष जो है मुख्य भवन के अतिरिक्त बड़गांव, बेगमपुर आदि गांव में दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। तो ये कहाँ है, दक्षिण बिहार राजगृह के निकट में स्थित है। और इसके जो अवशेष है
मुख्य भवन जो है वो तो राजगीर में था, लेकिन बड़गांव, बेगमपुर आदि जो गांव है वहां तक भी क्या है बिखरे हुए हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत जो है ह्वेनसंग का विवरण और इसके अवशेष जो है आज भी विद्यमान है। और तो इत सिंह ने भी यहाँ क्या है 10 वर्ष बिताए थे, तो उससे भी हम लोग को मिलता है इसका एविडेंस। और चीनी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि यहाँ हजारों की संख्या में शिक्षक और छात्र रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की आय का मुख्य स्रोत जो था अनुदान में मिले 200 गांव थे, और इसके अतिरिक्त जो है उन्हें कुछ राजकीय अनुदान एवं विदेशी सहायता भी मिलती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश पाना जो है वो काफी कठिन था। अध्ययन के लिए देश विदेश से छात्र आते थे, और छात्रों ने से उनकी विशेषज्ञता के विषय में संबंधित सवाल पूछे जाते थे, जिससे उनके ज्ञान एवं आचरण की परीक्षा हो जाती थी। विश्वविद्यालय एवं छात्रावास दोनों में दिनचर्या जो थे वो नियमित एवं व्यवस्थित ढंग से होती थी। और ह्वेनसांग जब शिक्षा ग्रहण करने आए उस समय यहाँ के जो आचार्य थे वो सीलभद्र थे। तो ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्वेनसांग जो जब आए थे उस टाइम पे कौन था, नालंदा के अध्यक्ष आचार्य कौन थे, तो ये आचार्य सीलभद्र थे। विश्वविद्यालय में सुबह से शाम तक शैक्षणिक कार्य चलते रहते थे, और संगोष्ठी प्रणाली की तरह छात्र शिक्षकों से प्रश्न पूछते थे एवं विचार विमर्श भी करते थे। और उस समय लगभग सभी विषयों की शिक्षा वहां दी जाती थी, जिसमें ब्राह्मण और बौद्ध धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, दार्शनिक एवं व्यावहारिक तथा विज्ञान एवं कला से संबंधित विषय जो थे वो महत्वपूर्ण थे। लेकिन विशेष बल विभिन्न पंथों, वेदों, अथर्ववेद, विशेष रूप से सांख्य, संस्कृत, व्याकरण एवं महायान जो है बौद्ध धर्म पर दिया जाता था। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही जो है उपाधि भी दी जाती थी। तो क्या था खास इसमें कि इसमें जो है विभिन्न पंथ जो थे कि विभिन्न पंथ, वेद, अथर्ववेद, विशेष रूप से सांख्य, संस्कृत, व्याकरण, महायान, ये सब चीजें जो है वहां पे पढ़ाई जाती थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो एक समृद्ध लाइब्रेरी भी थी, जिसकी जो इमारत बहुमंजिली थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासकों हर्षवर्धन एवं पाल शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन 11वीं से 12वीं सदी में संरक्षण के अभाव एवं आर्थिक स्रोतों में कमी के कारण नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि बंगाल विजय के क्रम में 1197 से 1203 ईस्वी के बीच में बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया एवं पूरी संस्था को जो है जला दिया था। लेकिन साक्ष्यों के अभाव एवं अन्य साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इस विचारधारा को जो है अमान्य कर दिया गया है। तो इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर उसको करेंगे कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो है वो किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी। और हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? तो ये पुष्यभूति वंश का राजा था। और मेहरौली के लौह स्तंभ में किस राजा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती, मतलब जानकारी मिलती है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था? तो कैसे मिलता था? तो इसका मेंशन किसने किया है? ह्वेनसांग ने किया है कि सवाल पूछकर और जांच परीक्षा के द्वारा। वही यह अभिलेख यह किस राजा की प्रशस्ति है? तो पुलकेशिन द्वितीय का है। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अपना जो फीडबैक है वो जरूर कमेंट करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।